हेलो, कैसे हैं आप सब लोग बच्चों। चलिए आज की कक्षा को हम करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूँ ऋचा पांडे और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने स्टडी रूम के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एक नया अध्याय जो कि कक्षा 9वीं की तीसरी अध्याय है जिसका नाम है अपवाह। तो अपवाह नाम सुनते ही आप सबके दिमाग में आता होगा कि ये तो वही हो सकता है जो हमारे आस पड़ोस में हमें देखने को मिलता है, जो हमारे आसपास में हम देखते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं है। इस अध्याय में हम पढ़ने वाले अपने नदी प्रणालियों के बारे में, जो भारत की बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो आखिरकार किस प्रकार अपवाह जो प्रणाली है वो बनाती हैं, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम आज की कक्षा को प्रारंभ। आइए तो बच्चों अब हम जानेंगे अपवाह के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है अपवाह। तो ये एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, ऊंचा क्षेत्र जैसे कि पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से वो अलग करती हैं। ठीक, इस प्रकार की उच्च भूमि को हम कहते हैं जल विभाजक। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब भी दो जो नदी प्रणालियां होती हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है बच्चों, या फिर जैसे पहाड़ होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो ऐसे लंबा सा जो पटरी जैसा दिख रहा है ये वही है। ठीक, ये है हमारा जल विभाजक। ठीक है, जो कि दो नदी प्रणालियों को ये क्या करता है, विभाजन करता है, जिसके वजह से जो उनका जो पानी होता है वो एक दूसरे में मिल नहीं पाता। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं हमारा जल विभाजक। ठीक है, जो कि आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा, जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो नदी प्रणालियों के बीच में आ जाते हैं, नदियों के बीच में आ जाते हैं। आई बात समझ में। चलिए तो यहाँ पे हमने जाना अपवाह क्या होते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप करेंगे। क्या करने वाले हैं आइए जानते हैं। तो यहाँ पे ज्ञात कीजिए कि भारत में किस नदी का अपवाह द्रोणी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ी भारत की नदी अगर मैं पूछूं आपसे तो आपके दिमाग में एक जो नदी है वो जरूर आएगी। कौन सी आएगी बच्चों, तो वो है हमारी जो गंगा की नदी है, वो हमारे दिमाग में आती है ना। तो जो गंगा नदी है बच्चों वो हमारे भारत का सबसे बड़ी जो अपवाह द्रोणी है वो बनाती है। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भारत के अपवाह तंत्र के बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो भारतीय नदियों के कुछ दो मुख्य वर्गों में उनको विभाजित किया गया। जो भारत की नदियां हैं उनको दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। किन किन में, तो एक है हिमालय की नदियां और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियां, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, तो आइए पहले हम जानते हैं अपने हिमालय की नदियों के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हिमालय जो है वो ऊंचे पर्वत पे है ना, ऊंचा उसका पर्वत है। तो जब हिमालय से नदियां बहेंगी तो बच्चों उनकी जो गति होती है वो क्या होगी, वो आपको भी पता है, वो बहुत ही तीव्र होगी। तो जो ऊपर का जो भाग होता है बच्चों, ऊपरी भाग जो होता है वो नदी का स्रोत होता है। ठीक है, वैसे जो मध्य भाग होता है वो गोखुर झील विसर्प जो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक, वैसे निचला भाग में आप देखेंगे जो डेल्टा है वो बनाता है। ठीक है, तो आइए उनके बारे में अब हम अच्छे से जान लेते हैं। ऊंचे पहाड़ों से उत्पन्न ये मार्ग ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। ऊपरी भाग में आप देखेंगे बच्चों तीव्र अपरदन क्रिया जो है वो हिमालय की नदियों में देखने को मिलेगी। ठीक, ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अब अपने बाढ़ वाले जो मैदान है उस बहुत ही उसमें जो सी अन्य निक्षेपण आकृतियां हैं वो उसमें निर्माण उनका करती हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे, वो अपने विसर्प, गोखुर झील और अपने जो बाढ़ वाले जो मैदान है उनमें बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियां वहां पे वो उनका निर्माण करती हैं, बनाती हैं। आई बात समझ में। चलिए अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से पश्चिम घाट से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। तो बच्चों आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियां बच्चों क्या होती है, वो पश्चिम से क्या होती हैं, वो बंगाल की खाड़ी की तरफ वो क्या होती हैं, बहती हैं। ठीक, लेकिन ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो बच्चों पश्चिम का जो घाट है वो क्या है, वो थोड़ा सा ऊंचा है।
ठीक है। तो इस वजह से ज्यादातर नदियां क्या होती हैं, जो हमारा बंगाल की जो खाड़ी है वो निचला उसका हिस्सा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ है। तो ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ बहती हैं, जो कि हमारा पश्चिम घाट है ऊपर, और जो बंगाल की खाड़ी है वो किस तरफ है, वो नीचे की तरफ है। तो इसलिए इस प्रकार से वो पश्चिम की पूर्व की तरफ वो बहती हैं ज्यादातर जो नदियां हैं हमारी, ठीक है। तो ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ठीक, जो कि मुख्य रूप से पश्चिम घाट से निकलने वाली अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर वो बहती हैं, जिसका कि मैंने आपको बता दिया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, ये कुछ नदियां आपको इस भारत के मानचित्र में देखने को मिल रही हैं, जो कि आपको कहाँ बहते हुए देखने को मिल रही हैं, वो हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ बहते हुए देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय की नदियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सिंधु नदी तंत्र क्या होते हैं वो, आइए जानते हैं। तिब्बत से वो शुरू होते हैं, तिब्बत, ठीक है, तिब्बत से शुरू होते हैं या लद्दाख जिले से भारत में प्रवेश करते हैं। जो लद्दाख हमारा है बच्चों, वहां से वो भारत में प्रवेश करते हैं, ठीक है, जो कि पश्चिम में पाकिस्तान की ओर ये बहती है, ठीक। यह कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में वहां पे जाके वो मिल जाती है, ठीक। इस द्रोणी का 1/3 से अधिक भाग भारत में स्थित है। ये जो द्रोणी है, ठीक है, इसका जो अधिकांश जो भाग है, 1/3 जो भाग है वो भारत में स्थित है। आई बात समझ में। तो ये हो गया बच्चों सिंधु जो नदी तंत्र है उसके बारे में, ठीक है। आइए अब सिंधु जल संधि जो है, ठीक, वो कब बनी थी, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो जो सिंधु जल जो संधि है वो 1960 में उनका निर्माण हुआ था, ठीक है। भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जो जल है उसका उपयोग करती है, ठीक है। किन किन राज्यों से ये देखने को मिलेंगे, यह जल का उपयोग हम बंगाल, जो हमारा पंजाब हो गया, ठीक है, या फिर जो हरियाणा हो गया, एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में। तो सिर्फ हम सिंधु जो जल है बच्चों, सिंधु नदी का जो जल है वो उसका हम 20% ही हम उसका उपयोग करते हैं, जो कि हमारे पंजाब से लेके हरियाणा से लेके राजस्थान से वो दक्षिण पश्चिम में इन भागों में आपको सिंचाई के लिए ये उपयोगकारी होते हुए दिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, गंगा जो है हमारे भारत की सबसे मुख्य नदी है। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड में देवप्रयाग में आके वो मिल जाती है, ठीक है, जो कि हमारे उत्तर भारत में है, ठीक। यमुनोत्री हिमानी से वो निकलती है और इलाहाबाद में वो गंगा में आके मिल जाती है। आई बात समझ में। वहां पे भागीरथी जो कि गंगोत्री हिमानी से वो क्या करती है, वो निकलती है वहां से और आके अलकनंदा जो कि उत्तराखंड में है वो देवप्रयाग में आके वहां पे मिल जाती है, और वहीं पे यमुना यमुनोत्री से निकलती है और आके इलाहाबाद में वो गंगा के साथ क्या होती है बच्चों, मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा गंगा नदी का तंत्र, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि गंगा और उसकी सहायक कुछ जो नदियां हैं वो किस प्रकार हैं। तो इस जो भारत के मानचित्र में बच्चों आपको दिखाया जा रहा है, देखिए ये हो गई गंगा नदी और उसकी क्या है बच्चों, कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक, जैसे कि गोमती जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, गोमती हो गई, ठीक है, और ये रमा गंगा हो गई, ठीक, यमुना हो गई, चंबल हो गए। तो बच्चों ये गंगा है और उनकी जो कुछ सहायक नदियां हैं आपको इस भारत के मानचित्र में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, अच्छे से अपने नोट कॉपी में उतार लीजिए कि गंगा है ये और उनकी कुछ सहायक नदियां हैं। आई बात समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे और पूर्व में जो गंगा है उसके बारे में जानते हैं। तो मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में वो प्रवेश करती है। तो पूर्व में जो गंगा है बच्चों, उसकी जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर से वो बहती है और बांग्लादेश में जाके वो प्रवेश करती है, ठीक है। एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा,
ठीक, आई बात समझ में? तो इस चित्र में बच्चों भारत की ये जो मानचित्र है आपको वही दिखाया जा रहा है कि मुख्य रूप से ये दक्षिण की ओर से बहती हुई जो नदी है, पूर्व से जो गंगा आती है वो जाके जो यहाँ पे बांग्लादेश है वहां पे जाके वो प्रवेश करती है, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है इससे आके वो क्या करती है बच्चों, मिल जाती है। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब नमामि जो गंगा कार्यक्रम है वो उसकी स्थापना की गई थी, जो कि 2 जून 2014 में की गई थी। ठीक है, क्यों की गई थी बच्चों? क्योंकि गंगा में प्रदूषण जो था वो बहुत ही बढ़ते जा रहा था। तो गंगा जो हमारी नदी है बच्चों वो हमारे देश की एक पूजनीय नदी है। ठीक है, और जब ये हमारे देश की पूजनीय नदी है तो हम उसे प्रदूषणकारी कैसे बना सकते हैं, प्रदूषित उसे कैसे कर सकते हैं? तो इस वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया था बच्चों, 2 उद्देश्यों को इसको इसमें बांटा गया था। ठीक है, जो नमामि जो गंगे कार्यक्रम है इसको 2 उद्देश्यों में इसको बांटा था उन्होंने। किस किस उद्देश्यों में? संरक्षण मिशन था उनका प्रदूषण का और प्रभावी उन्मूलन, और गंगा का वो कायाकल्प सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है बच्चों, ये हमारे 2 उद्देश्य हैं जो कि केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। किसके द्वारा? नमामि जो गंगा कार्यक्रम है उसके द्वारा, कि जो हमारे भारत की जो नदी है, जो सबसे बड़ी नदी है और जो कि सबसे मुख्य नदी है, वो क्या हो, वो प्रदूषित ना रहे और उसकी जो कायाकल्प रहे बच्चों वो बनी रहे। क्योंकि यहाँ पे कूड़ा करकट से लेके मल मूत्र से लेके कई सारी चीजें गंगा में प्रवाहित की जाती थी, तो इसको रोकने के लिए ये जो कार्यक्रम आया था ये भारत सरकार द्वारा ये लाया गया था। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब ब्रह्मपुत्र नदी जो तंत्र है आइए उसके बारे में हम जानते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में या हिमालय में समांतरण ये बहती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पूर्व में और यह हिमालय के समांतरण बहती है। ठीक है, नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी का जो यू जो लेटर होता है बच्चों, यू जो अक्षर होता है अंग्रेजी का, उसके आकार में ये मुड़ जाती है। ठीक है, और बनाकर वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से वो प्रवेश करती है। जो यू आकार होता है अंग्रेजी का अक्षर, वो उस प्रकार में वो क्या होती है, वो मुड़कर बनाकर वो क्या भारत के वो अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है बच्चों, घुस जाती है और गार्ज के माध्यम से वो प्रवेश करती है। आई बात समझ में? ये देखिए कुछ इस प्रकार से भारत के मानचित्र में आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे और संक्षिप्त वितरण करते हैं हिमालय नदियों के और उनके जो सहायक नदियां हैं उनका। ठीक है, तो नदी में जैसे सबसे पहले हो गया बच्चों सिंधु नदी। अब उनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं या फिर जो या विद कियाएं हैं वो कौन कौन सी है, आइए जानते हैं। जास्कर, ठीक है, नुब्रा, श्योक, हुंजा, सतलुज, ठीक है, व्यास जो हो गए, रावी, चेनाब और झेलम, ये कुछ आपकी सिंधु जो नदी है उनकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो दूसरी है वो गंगा है। गंगा में अलकनंदा हो गई, यमुना हो गई, घाघरा हो गई, ठीक है, गंडक हो गया, कोशी हो गई, चंबल, बेतवा, सोन और भागीरथी, हुगली जैसी ये कुछ सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा की। वहीं पे ब्रह्मपुत्र की दिबांग और लोहित जो नदियां हैं वो सहायक नदियां हैं हमारे ब्रह्मपुत्र की। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा भारत जो हिमालय की जो नदियां हैं और उनकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने यहाँ पे संक्षिप्त वितरण किया है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम एक प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। क्या पूछ रहा है बच्चों प्रश्न में, क्या आप ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व की सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम जानते हैं? तो कौन सा वो ऐसा नदीय द्वीप है बच्चों जो कि ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है? सोचिए एक बार। तो उसका उत्तर है बच्चों, मैं बताती हूं आपको, मांजुली। ठीक है, मांजुली नदीय द्वीप। ठीक,
मांजुल नदी ये जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब हम जानेंगे बच्चों प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक, आइए जानते हैं प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। अब ज्वार नदमुख मान क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जो नदियों का पानी होता है या फिर नदियों की जो धाराएं होती हैं वो जाकर किससे मिल जाती है, वो जाकर सागर में मिल जाती हैं। इसे हम कहते हैं बच्चों ज्वारन दमुख। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा। इनका निर्माण वहां पे करती हैं कौन, नर्मदा एवं तापी, जो कि दो ही प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ से वो बहती हैं और ज्वारन दमुख जो है उनका निर्माण करती हैं। आई बात समझ में। ये देखिए यहाँ पे आपको नर्मदा और तापी जो है भारत के इस मानचित्र में देखने को मिल रहा होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और नर्मदा द्रोणी के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट में है। आप इसका उद्गम देखेंगे मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक जो पहाड़ी है उसके निकट में है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। पश्चिम की ओर आप देखेंगे ये एक भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। आप देखेंगे नर्मदा जो द्रोणी है वो मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में वो विस्तृत है। इतनी बात समझ में। तो ये हो गया हमारा नर्मदा द्रोणी के बारे में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और हम पढ़ते हैं तापी द्रोणी के बारे में। क्या है ये, आइए जानते हैं। तो आप तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। आप देखेंगे तापी का जो उद्गम है बच्चों वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ये सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं वो वहां पे इनका आपको देखने को मिलेगा उद्गम। यह भी नर्मदा के समांतर एक क्या है बच्चों, ये भ्रंश घाटी में बहती है। जैसे कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है वैसे ही ये भी जो नदी है तापी जो है उनका भी आप देखेंगे समांतर ये एक भ्रंश घाटी में ही बहती है। लेकिन इसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र जैसे राज्य में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब गोदावरी द्रोणी के बारे में पढ़ लेते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, गोदावरी जो है बच्चों हमारी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक, इसकी द्रोणी आपको महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र में, मध्य प्रदेश हो गया, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में इसकी जो द्रोणी है वो स्थित देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए अब महानदी द्रोणी के बारे में आइए जान लेते हैं। तो महानदी का उद्गम आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। ठीक, तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो जो महानदी है उनका जो उद्गम होता है वो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। फिर ये धीरे धीरे आते हैं उड़ीसा की तरफ और उड़ीसा की तरफ आते हैं फिर ये कहाँ निकल जाते हैं बच्चों, ये बंगाल की खाड़ी में जाके वहां पे मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा महानदी की द्रोणी के बारे में। ठीक है, चलिए अब कृष्णा द्रोणी के बारे में जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में आकर वो गिर जाती है। कहाँ से, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से। ठीक, यहाँ पे इस भारत के मानचित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए कृष्णा, ये जो द्रोणी है वो इस प्रकार। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पश्चिम से ये महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत में निकलकर ये कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी, देखिए बंगाल की खाड़ी की तरफ आकर ये इसकी द्रोणी जो है वो आकर आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी, किस राज्य में, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया तथा जो आपका आंध्र प्रदेश है वहां पे ये जो कृष्णा द्रोणी है वो फैली हुई है।
इतनी बात समझ में आई। इस भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ जो नदियां हैं, कृष्णा जो द्रोणी है इस प्रकार से आती हैं और फिर कहाँ पे आ जाती हैं बच्चों, वो बंगाल की खाड़ी में आके वो मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कावेरी द्रोणी के बारे में। तो बच्चों कावेरी पश्चिमी घाट वेफ ब्रह्मगिरी श्रृंखला, पश्चिमी घाट वेफ ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में जाकर वो मिल जाती हैं। कहाँ से निकलती है? कावेरी पश्चिमी घाट वेफ, वहाँ जो ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वो वहां से निकलती हैं और आती कहाँ पे मिलती है बच्चों? तमिलनाडु के दक्षिण में जो बंगाल की जो खाड़ी है वहां आके मिल जाती हैं। कौन सी नदी बच्चों? अपनी जो कावेरी है वो। ठीक है, कावेरी द्रोणी जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जो भारत का हमारा जो मानचित्र है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से ये कावेरी के पश्चिमी घाट से निकलती है और लास्ट में आके अंत में कहाँ पे मिल जाती है? हमारे बंगाल की खाड़ी में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ पे एक प्रश्न करने वाले हैं। तो भारत का सबसे बड़ा जल प्रताप कौन सा है बच्चों? क्या आप बता सकते हैं? तो चलिए इसका हम उत्तर यहाँ पे लिखते, तो वो है बच्चों हमारा कुंचिकल। ठीक है, कुंचिकल जो कि किस क्षेत्र में है? वो है हमारे कर्नाटक क्षेत्र में। ठीक है, कर्नाटक। ठीक, तो ये है बच्चों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो कि कुंचिकल में ये स्थित है, जो कि हमारे कर्नाटक क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पुनर्कथन प्रायद्वीपीय नदियां और उनकी जो सहायक जो नदियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है बच्चों नर्मदा नदी। तो उनकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं? वो है NA। ठीक है, मतलब कि या तो ये उपलब्ध नहीं है या फिर ये बच्चों संक्षिप्त है। ठीक है, वैसे ही आपका दूसरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे तापी। ठीक है, ये भी वही है, मतलब ये या फिर उपलब्ध नहीं या फिर ये संक्षिप्त में है। तीसरा है बच्चों गोदावरी। ठीक है, उसकी कौन सी सहायक नदियां हैं? पूर्णा हो गई, वर्धा हो गई, प्राणहिता, ठीक है, मांजरा, वेनगंगा, ठीक, तथा की पेनगंगा, इनकी जो कुछ सहायक नदियां हैं। कृष्णा में आप देखेंगे तो तुंगभद्र, कोयना हो गया, ठीक है, घाट प्रभा हो गया, मूसी हो गई, भीमा हो गया। तो ये आपके हो गए कुछ सहायक नदियां किसके? कृष्णा के। वैसे ही कावेरी में देखेंगे तो अमरावती हो गया, भवानी हो गई, हेमावती हो गई या फिर काबिनी हो गई। तो ये आपकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि कावेरी की। और महानदी की भी जो है बच्चों वो भी NA, मतलब ये उपलब्ध नहीं है या फिर ये संक्षिप्त में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं झील के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं उनके बारे में। तो झील जो होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा लुभावन होता है। आपने कभी देखा है झील किस प्रकार दिखते हैं? जब आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो हमारे भारत में बच्चों आप देखेंगे वहां पे सबसे सुंदर झील है जम्मू कश्मीर में। तो अगर आपको देखना है झील तो कभी जरूर जम्मू कश्मीर जाइएगा। तो चलिए आते हैं हम टॉपिक पे और झील कैसे बनती है उसके बारे में जानते हैं। तो झीलों का निर्माण प्राकृतिक कारणों जैसे कि हिमानियों, बर्फ की जो चादरें होती हैं, हवा या फिर नदी की जो क्रिया होती है, गोखुर या फिर झील या फिर मानवीय जो गतिविधियां होती हैं उनके वजह से झील जो होता है उसका निर्माण होता है। जैसे कि आपकी हो गई प्राकृतिक कारण हो गए, प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे कारण हो गए, जैसे कि हिमानियों आपने देखा होगा, ठीक, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में ग्लेशियर्स, या फिर बर्फ की जो चादरें होती हैं, ठीक, हवा या नदी की जो कुछ क्रियाएं होती हैं इधर उधर जो बहती हैं वो गोखुर झील, ठीक, जैसे कि या फिर मानवीय जो गतिविधियां हो गई उनके वजह से भी जो झील होते हैं उनका निर्माण होता है। तो ये जो बच्चों यहाँ पे इस चित्र में आप देख रहे हैं ये उड़ीसा में चिलिका झील जो है, ठीक, एक गैलून है। तटीय क्षेत्रों में ये गैलून का निर्माण करते हैं। तो उड़ीसा में बच्चों जो हमारा चिलिका जो झील है वो बहुत ही सुंदर झील है, ठीक है, वहां पे एक गैलून भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, जो कि तटीय क्षेत्रों में गैलून का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे हमने जान लिया झील क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ प्रमुख झीलों के अब यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रमुख झील है, आइए जानते हैं। भूभर्गीय क्रियाओं द्वारा निर्मित वूलर झील, जो कि कहाँ पे देखने को मिलेगा बच्चों, सोचिए, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर। ठीक, आई बात समझ में, श्रीनगर में देखेंगे। ठीक, वहीं पे बांध से बने गुरु गोविंद जो सागर हैं, वो बांध से बने हुए हैं। ठीक है, तो वो किस किस क्षेत्र में देखने को मिलेंगे बच्चों, आप सोचिए जरा पे। तो वो है हमारे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम झीलों के महत्व के बारे में जानते हैं। तो झीलों के आखिरकार कौन कौन से ऐसे महत्व है, आइए जानते हैं। पहला है, एक झील नदी के बहाव को वो विनियमित कर सकती है, विनियमित उसको कर सकती है एक नदी के बहाव को। ठीक, दूसरा है, मॉनसून के दौरान बाढ़ को वो क्या कर सकती है बच्चों, वो रोक सकती है। जो बाढ़ होते हैं उनको वो रोक सकते हैं, उनमें गति जो होती है उनकी धीमी कर सकते हैं। वैसे तीसरा, सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में भी सहायता करते हैं। चौथा है, जल विद्युत उत्पन्न करने में भी ये सहायकारी होते हैं। पांचवा है, आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को ये सामान्य बनाए रखने का भी कार्य करते हैं। तो ये हो गए कुछ झीलों के महत्व। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं हम अपनी अगली कक्षा में और इस अध्याय को करते हैं हम समाप्त। तब तक के लिए आप इस अध्याय को अच्छी तरीके से दोहराते रहिए। ठीक है, चलिए।